गुड इवनिंग। हम लोग मॉडर्न इंडिया का क्लास चला रहे हैं। मॉडर्न इंडिया क्लास में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में इंग्लिश एंड मुगल। हम लोग पिछले क्लासेस में इसको पढ़े थे कि इंग्लिश कि कैसे इंग्लिश इंग्लैंड के लोग भारत आए। इंग्लिश और मुगल के जो संबंध थे, हमने 1600 में एक चार्टर हुआ था, जिस चार्टर से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। अगर देखा जाए उसके पीछे रीजन क्या था, जो हेनरी 7 और हेनरी 8 थे, हेनरी 7 एंड हेनरी 8, ये दो शासक हुआ करते थे इंग्लैंड में। इनका बड़ा इंटरेस्ट था, दे इनकरेज ट्रेड विद इंडिया। रीजन बीइंग, जो ट्रेड था इंडीज ईगर टू शेयर ट्रेड विथ इंडीज। तो पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके कारण the England was interested to trade with India. The reason was they were eager to share the trade with Indies, जिसको कि पुर्तगाल ने ऑलरेडी, पुर्तगाल एंड स्पेन इस काम को पहले आरंभ कर चुके। They have earlier started the sharing the trade, having the trade with Indies। और इसीलिए 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर बनता है और एक कंपनी फॉर्म होती है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट। यह कंपनी फॉर्म होती है और इस कंपनी का जो इमीडिएट एम था, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सवाल से देखिए, इस कंपनी का जो कंपनी फॉर्म होती है, इसका जो इमीडिएट एम होता है क्या होता है? स्पाइस एंड पेपर ट्रेड। मसाले, स्पाइस एंड पेपर ट्रेड, जो उनका इमीडिएट एम था वह स्पाइस और पेपर ट्रेड को था। अब क्या था कि इंग्लैंड जब इन्होंने फॉर्म किया तो इंग्लैंड उसमें क्या था? इंग्लैंड वॉज विथ वॉर स्पेन। जिस समय कंपनी फॉर्म हुई अपने इस लक्ष्य को लेकर, बस अपने इस इंटरेस्ट को लेके कि कंपनी इज गोइंग टू हैव अ ट्रेड विद द इंडीज, उस समय जो शुरुआती दौर में इन्होंने कंपनी फॉर्म की, उसका एम था कि वह इंडीज से स्पाइस और पेपर को ट्रेड करेंगे। उस समय स्पेन और पुर्तगाल के साथ, स्पेन एंड पोर्चुगल, देयर वॉज ए वॉर विथ स्पेन एंड पोर्चुगल। इंग्लैंड का स्पेन और पुर्तगाल से वॉर चल रहा था। इसलिए जो फर्स्ट टू, अब सवाल क्या बनेगा, जस्ट इज क्वेश्चन, फर्स्ट टू वोएज, जो पहले दो अभियान थे, नॉट सेंट टू इंडिया। जस्ट इज द क्वेश्चन एंड रीजन। एक सवाल आता है एसर्शन और रीजन का, अगर आप ध्यान दीजिए ऐसा भी आता है, चूंकि स्पेन और पुर्तगाल के साथ वॉर चल रहा था, इस वॉर के चलने के कारण
उन्होंने जो पहला 2 वेजेस भेजा वो इंडिया नहीं भेजा, कहां भेजा? सुमात्रा, जावा, मालाकोस। सुमात्रा, जावा, मालाकोस। सुमात्रा कहां था? एचिन में था। तो कहां था ये? सुमात्रा में किस जगह भेजा? एचिन। एचिन, एचिन कहां था? सुमात्रा में। पहला भेजा एचिन सुमात्रा में। बैंटम, बैंटम कहां था? जावा में। एंड मालाकोस। तो जो 1600 में एक कंपनी फॉर्म की जाती है, उस कंपनी का जो इमीडिएट एम होता है, द इमीडिएट एम ऑफ द कंपनी इज टू हैव ट्रेड विद द इंडीज इन पेपर एंड स्पाइस। लेकिन कंपनी के फॉर्मेशन के बाद जो शुरुआती 2 वॉयजेस भेजे गए, जो 2 शुरुआती अभियान हुए, द स्टार्टिंग 2 वॉयजेस has not been sent to India. Why? Because there was a war between England versus Portugal and Spain. Therefore, the first 2 voyages were sent to the Achin, जो सुमात्रा में है, बैंटम जो जावा में है, एंड मालकोस। जब पीस हो गई, 1604 में पीस हो गई विथ स्पेन एंड पुर्तगाल। In 1604 there was a peace with Spain and Portugal. इस पेज के बाद इन 1604 में एडन और सूरत, इन एडन एंड सूरत इनके वॉयजेस आए, और उसके साथ जो कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन, मैंने इनका जिक्र कल भी किया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। इनकी खास बात क्या थी? ये सवाल आया हुआ, मैंने कल भी बताया था। ये टर्किश, जो टर्किश लैंग्वेज थे ये बोल लेते थे। He was able to speak the Turkish language. ये जेम्स फर्स्ट का लेटर लेके अकबर के दरबार में आए। He came to the court of Akbar with letter of James I. It was an initial attempt of the British Empire to have a trade with India. लेकिन इनको परमिशन नहीं मिला, but he has not got permission. इनको परमिशन नहीं मिला। Why? Because of Portuguese rivalry. पुर्तगाल की जो राइवलरी थी, पुर्तगाल का इन्फ्लुएंस था वहां पर, इनको कोई परमिशन नहीं मिला। परमिशन परिवार किसको मिलता है? 1611 में कैप्टन मिडल्टन को। 1611 कैप्टन मिडल्टन। 1611 में कैप्टन मिडल्टन को परमिशन मिला टू ट्रेड एज सूरत पे ट्रेड करने का 1611 में कैप्टन मिडल्टन को परमिशन प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ये एम्बेसडर थे, किसके? ही वॉज एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट। यह जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर थे। सर थॉमस रो वॉज द एम्बेसडर ऑफ द रॉयल एम्बेसडर थे किंग जेम्स फर्स्ट के। यह मुगल एम्परर के पास आए और 2 फरमान मिला
he was able to have two फरमान। इसको याद रखिए, कई किताबों में एक ही फरमान लिखा होता है, दो फरमान थे, एक किंग का फरमान, एक गवर्नर का फरमान। इनको दो फरमान प्राप्त हुए, एक किंग का और एक मिला गवर्नर का। जो गवर्नर उसमें प्रिंस हुआ करते थे, वो था खुर्रम का। किंग कौन था? जहांगीर थे। तो सर थॉमस रो को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली। अब जो इनको फरमान मिला, वो फरमान क्या था? ट्रेड का। जो ट्रेड को इनको इंटरनल ड्यूटी एग्जम्पशन के साथ ट्रेड, the Farman has given the authority to trade in India with the England with the exemption of the inland tolls। जो inland tolls थे, जो हमारे आंतरिक शुल्क हुआ करते, inland tolls, इनसे एग्जम्पशन मिल गया। It was a very great achievement for the East India Company। अब ये सूरत से क्या करते थे? सूरत से क्या क्या एक्सपोर्ट करते? इनका इनिशियल व्यापार सूरत से हुआ। तो सूरत से क्या क्या करते थे? फाइन टेक्सटाइल, सूरत से क्या करते थे? फाइन टेक्सटाइल, मुस्लिन फॉर अपर इंडिया, और तीसरा इंडिगो। इंडिगो कहां होता था? जो सूरत के आसपास के इलाकों में होता था। इंडिगो फ्रॉम एरिया नियर बाई सूरत। तो जब इनिशियल फेज ईस्ट इंडिया कंपनी का था, इस इनिशियल फेज में इन्होंने जो फरमान प्राप्त किया, दिस फरमान हैज गिवन देम अथॉरिटी टू ट्रेड विद द इंग्लैंड एंड विद द एग्जेम्पशन ऑफ इंलैंड टोल्स, एंड सूरत हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग थ्री थिंग्स: फाइन टेक्सटाइल्स, मुस्लिम फ्रॉम अपर इंडिया एंड द इंडिगो, जो कि आसपास के इलाकों में उसको उत्पन्न किया था, उसका प्रोड्यूस होता था। उसका थॉमस एल्डरवर्थ ये सूरत से आगे बढ़े, इन्होंने अटेम्प्ट किया और इन्होंने परमिशन किया फैक्ट्री गुजरात ऑफ कैम्बे। जो कैम्बे था, गुजरात का जो कैम्बे था, यहां पर फैक्ट्री का फरमान प्राप्त किया। He got the फरमान to establish the factory of the कैम्बे of गुजरात। तो थॉमस एल्डरवर्थ ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया। उसका परिणाम हुआ बाई 1660 अहमदाबाद, बुरहानपुर, सूरत, आगरा। इसका फायदा क्या हुआ कि बाई 1660 ये फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होती थी। फैक्ट्री वॉज सिंपली प्लेस जहां पर इनके वेयर हाउसेस हुआ करते थे, जहां पर लोग रहते थे। इस फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से कोई संबंध नहीं था। तो बाई 1660 फैक्ट्रीज हो गई अहमदाबाद में, बुरहानपुर में, आगरा में, सूरत में। ये इनके बड़े महत्वाकांक्षी थे। 1618 में इनको शाह ऑफ पर्सिया से भी फरमान मिल गया, शाह ऑफ पर्सिया। ये कैसे इनका एक्सपेंशन हो रहा है, सब आप जरा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि व्हाई दिस इंफॉर्मेशन नीडेड। 1618 में शाह ऑफ पर्सिया ने इनको परमिशन दे दिया। एक उनका पोर्ट था जस्क, शाह ऑफ पर्सिया का एक पोर्ट था जस्क। तो शाह पर्सिया का जो पोर्ट था, जिसका नाम था जस्क था, जो कहां था? जो पर्शियन गल्फ में था।
पर्शियन गल्फ के माउथ पे था, पर्शियन गल्फ के मुहाने पर ये पोर्ट था। जो पर्शियन गल्फ का जो इंट्रेंस था, इंट्रेंस हिंदी में बोले मुहाना, जो पर्शियन गल्फ का इंट्रेंस था वहां एक पोर्ट था जस्क, वहां से भी ट्रेड करने का परमिशन दे दिया कि आप ओपन कर सकते ट्रेड से यहां से पर्शियन गल्फ से। तो ये शाह पर्शिया ने उनको एक स्टेप आगे और बढ़ गया, तो इस एरिया में उनका विस्तार होने लगा। और 1620 में यहां पर, यहीं पर पर्शियन गल्फ में पुर्तगीज एंड इंग्लैंड लड़ गए, दे फाइट, एंड इंग्लैंड डिफीटेड पोर्चुगीज। अगर मैं फास्ट में बोला मैं स्लो कर दूंगा। 1620 में इंग्लैंड और पोर्चुगीज पर्शियन गल्फ में आपस में लड़ गए ओवर द ट्रेड इशू, और इंग्लैंड ने पर्शिया को हरा दिया। और 1622 में, और 1622 में ओरमुज पर कब्जा कर लिया फ्रॉम पोर्चुगीज। 1622 में उन्होंने ओरमुज पर कब्जा कर लिया फ्रॉम पोर्चुगीज। इससे क्या हुआ, इस ओरमुज पे कब्जा करने का फर्क क्या हुआ, इससे फर्क क्या हुआ, जो ओरमुज पर कब्जा कर लिया इससे क्या हुआ, पोर्चुगीज दीव में कमजोर हो गए। पोर्चुगीज पावर हैज बीन वीकेंड इन द दीव, जो इंडिया में था। तो ओरमुज में कब्जा करने का नुकसान क्या हुआ कि जो स्ट्रेंथ थी पोर्ट ऑफ दीव पर पुर्तगाल की, वो कमजोर हो गई। और इसका नुकसान, इसका क्या फर्क पड़ा, पोर्चुगीज कंप्लीटली ड्रिवन आउट फ्रॉम कैम्बे। जो कैम्बे था, जो खंबात हिंदी में, जो कैम्बे था वहां से पोर्चुगीज को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। 1629 1629-30 ए मेजर विक्ट्री फॉर द इंग्लैंड। मुगल ने दो काम दिया इंग्लैंड को, टू कीप वॉच इन द ओशियन, क्या दूसरा टू वर्क फॉर द सेफ्टी ऑफ पिलग्रिमेज, ऑफ पिलग्रिम गोइंग टू इस्लाम होली प्लेसेस, जो रेड सागर में जाया करते थे। 1629-30 में यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था फॉर द इंग्लैंड कि मुगल ने इनको इंटरेस्ट किया, मुगल हैज इंटरेस्टेड देम टू कीपिंग वॉच एट ओवर द सीज और सेफ गार्डिंग। जो एक इनका ही था, एक एनुअल फ्लीट जाया करता था। क्या होता था उस समय, एक एनुअल फ्लीट जाया करता था इस्लाम के होली प्लेसेस को लेके, उसको सुरक्षा के लिए उन्होंने काम सौंप दिया। और इसके बाद 1630 में सूरत हैज सो मच ग्रोन, सिक्सटीन थर्टी तक उनकी पावर इतनी बढ़ती गई, इतना सूरत में व्यापार करते गए कि जो सूरत था इसने इट्स सबऑर्डिनेटेड बटनाम, तो जो बटनाम का इलाका था वह सूरत के अधीन आ गया। इट इज शोइंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिंग पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सूरत में इनकी राइवलरी इस हुआ करती थी, देख लिया आप लोगों ने, उस समय सूरत में डच भी आ चुके थे। तो डच एंड देखिए 1602 में डच आ गए थे, 1600 में इंग्लैंड वाले आए थे। तो जो ये इसमें
16 ईस्वी कंपनी स्थापना हुई थी, 1262 में डच हुई थी। तो सूरत में डच और इंग्लैंड राइवलरी हो गई, क्योंकि दोनों यहां से ट्रेड कर रहे थे। तो जो डच और इंग्लैंड राइवलरी हो गई सूरत में, यहां पर ड्यू टू ग्रोइंग इन्फ्लुएंशियल पावर ऑफ द इंग्लैंड, डच was unable to compete. डच जो है वह इंग्लैंड से कंपीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दोनों कंपीट कर रहे थे कहां पे? मसूलीपट्टनम में। दो इलाके थे जहां पर डच और इंग्लैंड एक साथ व्यापार कर रहे थे, आपस में संघर्ष कर रहे थे। सूरत ने जो डच है वह इंग्लैंड से कंपीट नहीं कर पा रहा था, but he was able to compete with the Britishers at मसूलीपट्टनम। और जो मसूलीपट्टनम था वह गोलकुंडा का चीफ पोर्ट था। मसूलीपट्टनम क्या था? वह गोलकुंडा का चीफ सी पोर्ट था। मसूलीपट्टनम था चीफ सी पोर्ट ऑफ गोलकुंडा, यह गोलकुंडा का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन था। और यहाँ से डायमंड, रूबीज एंड टेक्सटाइल, यहाँ से क्या ट्रेड होता था? डायमंड, रूबी, टेक्सटाइल, ये तीन चीज होती थी। तो सूरत और मसूलीपट्टनम दो जगह, दो यूरोपियन पावर आपस में लड़ गई। इन सूरत Dutch was not able to compete with the England, but in the मसूलीपट्टनम they were able to compete. जो मसूलीपट्टनम था वह चीफ सी पोर्ट था गोलकुंडा का, और यहां से डायमंड, रूबी और टेक्सटाइल ये वहां से एक्सपोर्ट हुआ करते थे। अब जब संघर्ष हुआ तो 1628 में इंग्लिश अबैंडन्ड मसूलीपट्टनम। क्योंकि यहाँ पर कंपीट नहीं कर पाया तो इंग्लिश ने मसूलीपट्टनम को छोड़ दिया और अपना सारा प्रयास किया कि वह एक सेटलमेंट करे आराम गांव। यहां से शिफ्ट हो गए कहां पे? आराम गांव। ये कहां पे है? प्रेजेंट नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सूरत में कंपीट नहीं कर पा रहे थे डच विथ इंग्लैंड, और साउथ में जो मसूलीपट्टनम था वहां पर इंग्लैंड डच से कंपीट नहीं कर पाता। इसको आप एक सवाल बनाइए ना पूरा मिक्स करके, उसका उसका असर क्या हुआ कि डच ने कि इंग्लैंड ने छोड़ दिया मसूलीपट्टनम और आराम गांव चले गए। वहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, और उसी समय मद्रास का फाउंडेशन होता है 1639। मैंने कल बताया था मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे के फाउंडर का नाम, वो आपको याद होना चाहिए। मद्रास का फाउंडेशन हुआ 1639 में। मद्रास, इसको भी याद रखिए डेट वाइज, कई बार क्रोनोलॉजी आपसे लगाने की बोलते हैं। हुगली 1650, मद्रास 169, हुगली 1650, उसके बाद बालासोर, ये तीन उनके इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुए जो उनके ईस्टर्न इंडिया में, जो हुगली और बालासोर थे, उनके स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट थे ईस्टर्न कोस्ट पे।
उसी समय इन्होंने 1620, हम लोग डच और इंग्लिश राइवलरी भी साथ साथ देख रहे हैं। 1620 में पुलिकट से भी व्यापार करना चाहा, बट डच इंटरवीन्ड। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे इंग्लिश एंड फ्रांसीसी। 1620 में उन्होंने ट्रेड करना चाहा विद पुलिकट, लेकिन डच ने इंटरवीन किया एंड दे लेफ्ट। उन्होंने पुलिकट से व्यापार का इरादा छोड़ दिया। जो मसूलीपट्टनम में, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मसूलीपट्टनम में इंग्लिश लेफ्ट एंड गॉन टू सम अदर प्लेस नेम आराम गांव। इसी 1630 में दे अगेन केम बैक। इसी को सॉल्व रहिए, अगेन केम बैक। व्हाट इज द क्वेश्चन? One of the English settlement where English left earlier but came back. In 1630 में अब वो मसूलीपट्टनम में वापस आए और सिक्योर किया फरमान, और उन्होंने फरमान सिक्योर किया। सिक्योर एक फरमान। ये सवाल बन गया आपका प्रीलिम्स का, फ्रॉम गोलकुंडा। देखिए आप, फैक्ट ए, डच और इंग्लैंड आपस में मसूलीपट्टनम में संघर्ष किए। फैक्ट बी, इंग्लैंड लेफ्ट गॉन टू आराम गांव। फैक्ट सी, they again came back मसूलीपट्टनम। फैक्ट डी, secured फरमान फ्रॉम गोलकुंडा। फैक्ट ई, डच एंड इंग्लिश राइवलरी। आप लोग प्रीलिम्स का पेपर बार बार देखो, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वे वी आर टीचिंग। अगर आप ज्यादा बार प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, आप ये समझ पाओगे कि हम लोग किस तरह आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर के साथ दिक्कत क्या है, सिविल सर्विस एग्जाम का दिक्कत क्या है, एक सवाल में 3 से 4 इंफॉर्मेशन डालते हैं। इफ यू आर मिसिंग वन इंफॉर्मेशन, योर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। दैट्स व्हाई यू हैव टू इंश्योर दैट कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन सही होने चाहिए। अगर सारे इंफॉर्मेशन सही नहीं हुए तो आपका सवाल सही नहीं हो पाएगा। कोई इसको देखा यहां तक? अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है 1661 में। पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी कैथरीना ब्रेगेंजा, पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी कैथरीना ब्रेगेंजा, उसका विवाह होता है चार्ल्स सेकंड के साथ। There's an alliance between Portugal princess Catherine Braganza and England Prince Charles II। और बॉम्बे इज कमिंग। ये सवाल पहले बहुत आता था कि बॉम्बे इंग्लैंड को कैसे मिला, एंड बॉम्बे इज गिवन बाय पुर्तगीज टू इंग्लैंड। बहुत आकर था सवाल, अब तो शायद नहीं आता है, तो अब आसान हो गया है। और यहीं पर बॉम्बे का सेटलमेंट हुआ और जेराल्ड आंगियर इन्होंने बॉम्बे की स्थापना की और बॉम्बे एक अच्छा सेटलमेंट के रूप में सामने आया। 1686 में टू पिराट शिप, पिराट क्या होते हैं? समुद्री डाकू होते हैं। एंड इंटरलोपर, जो क्या है, समुद्र में डकैती करते हैं। इन लोगों ने कैप्चर कर लिया, इन्होंने कैप्चर कर लिया, कैप्चर्ड सेवरल मुगल वेजल्स।
इन्होंने कई मुगल जो नाव थी, जहाजें थी, उनको कब्जा कर लिया। कहां पर? इन रेड सी। 1686 में जो 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 पायरेट्स थे और इंटरलोपर्स थे, जो समुद्री डाकू थे, उन्होंने कई मुगल शिप्स को रेड सी में कब्जा कर लिया। इससे मुगल नाराज हो गए और उस समय सर जॉन चाइल्ड हुआ करते थे। सर जॉन चाइल्ड कौन क्या थे? ये प्रेसिडेंट ऑफ सूरत थे एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो मुगल को लगा कि सारी की सारी बदमाशी ऑल हैज बीन डन बाय द सर जॉन चाइल्ड, बट फैक्ट ऑफ मैटर इज दैट पिराटियर्स और इन लोपर्स थे वो प्रिंसिपल कॉज थे। अब आता है यहां पर जो मुगल एंड इंग्लिश जो वॉर हो गया, उसका रीजन क्या था? रीजन रीजन क्या होगा? इससे आप याद कर लीजिएगा, इससे याद हो जाएगा, इंटरलोपर्स एंड पायरेट्स। जो समुद्री डाकू थे यह जिम्मेदार थे, ये प्रिंसिपल कॉज था जो वॉर हो गया मुगल और इंग्लिश के बीच में। कंप्रोमाइज हुआ और इंग्लैंड को अपमानजनक समझौता करना पड़ा। ऑल ड्यूज हैव टू बी पेड इमीडिएटली। कंपनसेट all losses to the property of Mughal. Third, John Child has to go to England in 9 months' time. नहीं है? बहुत टफ तो नहीं है? बोले टफ है? बताइए, अगर टफ लग रहा हो तो आप बताएं। क्लियर और नॉट क्लियर? हम लोग कहां तक आ गए? हम लोग आ गए 1686 तक। अब नाउ जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, इसके आधार पर अगर समझने की कोशिश करें कि मुगल व्यवस्था, जो इंग्लैंड का जो शासन था, जो इंग्लैंड के लोग आए थे, उसमें क्या पॉलिसी थी, क्या फेजेस थे। जस्ट ट्राई टू सी दिस। जस्ट सी द फेजेस। आप इसको देखते हैं, फेजेस ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया। 1633 to 1663, trade under the protection of Mughal। 1633 to 65, जो 1663 to 1685 था, लॉर्ड क्वेरल, बहुत संघर्ष हो रहे थे। अभी आपने देखा, विथ नेटिव्स एंड एमंग देमसेल्फ।
1685 के बाद, आफ्टर 1685 ये ताकतवर होने लगे एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व देयर इश्यूज बाई ओन फोर्स। ये 3 इंपॉर्टेंट फेज थे। और 1690 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ए डिफरेंट शेप, एक शेप लेने लग गई, एक निश्चित इसका आकार उभरना शुरू हो गया। अब अगर इन फेजेस देखें, इफ यू सी इन दिस फेजेस, जस्ट पहले आप इनको नोट डाउन करिए। इसी फेज में 1667 में औरंगजेब से एक फरमान प्राप्त हो जाता है। कहां पे? टू ट्रेड इन बंगाल। सिक्सटीन सिक्सटी सेवन में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान प्राप्त होता है औरंगजेब से कि ट्रेड कर सकता है वह बंगाल में। और इसी फरमान को, सेम फरमान 1672 में शाइस्ता खान, जो उनका बंगाल में गवर्नर था, इसने रिकन्फर्म किया। देखिए, कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर नहीं होगा तो यूपीएससी का सवाल सही नहीं होगा। आई एम कीप रिपीटिंग दिस फैक्ट अगेन एंड अगेन। जब तक हम लोग कॉन्सेप्चुअली चीजों को नहीं समझेंगे, यूपीएससी नहीं हैंडल होगी। यूपीएससी नहीं, अगर आप आजकल के किसी एग्जाम का पेपर, इवन पीसीएस का पेपर देखिए, देर आल्सो गॉन ऑन द कॉन्सेप्चुअल लेवल। इफ यू दे पीसीएस पेपर, एक बड़ा पार्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है। तो हमको जब तक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पूरी चीजें क्लियर नहीं होगी, वी कांट एड्रेस द इशू। तो 1667 एंड 1672, अब कंपनी क्या चाह रही थी? कंपनी वांटेड ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट। कंपनी जो 1667 और 1672 जो फरमान है, एक औरंगजेब का है, जो रिकन्फर्म किया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ द शाइस्ता खान, बोथ वेर फॉर द ट्रेडिंग इशू। अब कंपनी क्या चाह रही थी? वांटेड ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट। कि जो उसके सेटलमेंट है बंगाल में, इनका फोर्टिफिकेशन हो जाए। कंपनी ने ये इंटरेस्ट देना शुरू किया है। और जो विलियम हेज थे, विलियम हेज, ही ट्राइड, उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विलियम हेज ने कोशिश किया कि एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट हो जाए, उसका फायदा नहीं हुआ है। 1686 में 1686 में मुगल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हो गया। एंड वो संघर्ष क्या है? एक वॉर का रूप ले लिया। और इंग्लिश ने क्या किया? इंग्लिश कैप्चर्ड थाना। वहां पे थाना का एरिया था, इंग्लिश ने कैप्चर कर लिया। जो क्या था, ये थाना क्या था? वहां पर एक इंपीरियल कोर्ट था। औरंगजेब के समय में मुगल इतने कमजोर नहीं थे, और इसके साथ साथ इन्होंने आक्रमण कर दिया बालासोर में, जो मुगल फोर्टिफिकेशन था। बालासोर जो मुगल फोर्टिफिकेशन था, जो मुगल का जो फोर्टिफाइड एरिया था, वहां पर उन्होंने अटैक कर दिया।
अंग्रेज, what happened? The Britishers has not able to judge the exact power of the Mughal at that point of time. Mughal was very powerful under the patronage of the Aurangzeb. जब मुगल सेनाएं आई तो इनको भाग कर इनको शरण लेना पड़ा एट द माउथ, एट द एंट्रेंस ऑफ द गंगा। एक वहां पर एक कहते हैं द्वीप था, वहां जाकर इनको एक जो एंट्रेंस ऑफ एक जो रिवर थी वहां पर जाके इनको शरण देनी पड़ी। और जो उनकी फैक्ट्री थी सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, उनकी जो फैक्ट्री थी सूरत, मसूलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम, ये क्या हो गई? ये तीनों की तीनों मुगलों ने सीज कर ली। और जो उनका फोर्ट था बॉम्बे में, फोर्ट एट बॉम्बे, ये सब सीज हो गए। ये भी डिसीज हो गया, ये सीज हो गई, ये भी सीज हो गया। तो जो उन्होंने मिस जजमेंट किया मुगल पावर को, औरंगजेब की सेनाओं ने उनको कंट्रोल कर लिया, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने सरेंडर कर दिया, दे सरेंडर। व्हेन दे सरेंडर, जब उन्होंने समर्पण कर दिया तो औरंगजेब ने फिर उनको माफ किया, परमिशन दिया, 1,50,000 का परमिशन। ये फिगर याद रखिएगा, 1,50,000 रुपीज के कंपनसेशन थे। इतनी क्षतिपूर्ति देने पर उनको माफ किया गया। अब ये माफ क्यों किया? मुगल ये समझते थे कि फॉरेन ट्रेड की इंपॉर्टेंस है। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी किसी शोषणकारी संस्था के रूप में काम नहीं कर रही थी। They are simply importer and exporter. They are trying to export the items of India to abroad. It encourages India's trade, commerce, employment, and economy. That is the reason why the Indian rulers were very keen to support the Britishers or the European traders in India, because their activities were supporting the Indian economy and Indian occupation and employment. Therefore, when they surrendered, then Aurangzeb has ordered to payment of rupees 1,50,000 as a war compensation and allowed to the trade. तो आप एक चीज क्या याद रखें कि despite so many factors, why Indian rulers have allowed to East India Company to trade in India. 1698 में इन्होंने जमींदारी प्राप्त की। 1698 में इनको जमींदारी प्राप्त हुई, कहाँ की? सुतनटी, कलकत्ता और गोविंदपुर की। सुतनटी, कलकत्ता एंड गोविंदपुर। किससे प्राप्त हुई? एक लोकल जमींदार से, जहां पर बाद में कलकत्ता शहर का विकास हुआ। कितने में? ऑन द पेमेंट ऑफ रुपीज 12,000, 12,000 रुपए की पेमेंट पे प्राप्त हुई। अब इसकी हम इस सीरीज को देखने की कोशिश करते हैं। नाउ टर्न टुवर्ड्स जॉब चार्नॉक, जिसको कहा जाता है उसने कलकत्ता की स्थापना में बहुत बड़ा काम किया। जॉब चार्नॉक आता है फरवरी 69 में। फरवरी 69 में जॉब चार्नॉक आता है बंगाल में। जॉब चार्नॉक कम टू बंगाल इन 1690, और उन्होंने 1691 में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की।
1691 में एक फैक्ट्री वहां पे एस्टेब्लिश की और एक इंपीरियल फरमान प्राप्त हुआ 3,000 रुपया एनुअल पेमेंट पर एक फरमान मिला टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस ऑन फॉरेन ट्रेड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉरेन ट्रेड करेगी 3,000 रुपया एक साल के पेमेंट पर परवान प्राप्त हुआ। यह जो फरमान था यहां से कलकत्ता की स्थापना की बात स्टार्ट होती है। 70 अभी तक कलकत्ता क्या था? अभी तक कलकत्ता मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर था। मद्रास प्रेसिडेंसी 1700 में कलकत्ता को एक अलग प्रेसिडेंसी बनाई गई, सेपरेट प्रेसिडेंसी। टिल दैट टाइम कलकत्ता इज वर्किंग अंडर द मद्रास प्रेसिडेंसी। 1700 में बंगाल को एक सेपरेट प्रेसिडेंसी बनाई गई जो कि इंडिपेंडेंट था मद्रास से। और सर चार्ल्स आयर, सर, इस सवाल कभी न कभी आए, आप ध्यान दीजिएगा। सर चार्ल्स आयर, he became the first president of बंगाल। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, सर चार्ल्स आयर को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। he was the first president। अब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अब औरंगजेब की डेथ के बाद एक टर्मोइल शुरू होता है और वॉर ऑफ सक्सेशन, जो मुगल साम्राज्य का एक बड़ा इंटीग्रल भाग था कि किसी भी शासक के मरने पे बच्चों में संघर्ष होता ही होता था। उसको देखते हुए इन्होंने फोर्टिफिकेशन की बात शुरू की कि हम अपने सारे चीजों को फोर्टिफाई करेंगे, सबको फोर्टिफाई करेंगे ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। तो 1708 टू मिड ऑफ द 18th सेंचुरी ये ऐसा पीरियड था, इट वॉज द पीरियड जिसमें पॉलिटिकल मोटिव इनका डोमिनेट करने लगा। फ्रॉम दिस टाइम नाउ द पॉलिटिकल मोटिव, अभी तक पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। नाउ आफ्टर डेथ ऑफ द औरंगजेब, इन 40 सालों में पॉलिटिकल मोटिव डोमिनेंट होने लगा। जो ट्रेडिंग कंपनी थी, जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन था, उसका जो पॉलिटिकल मोटिव है वह डोमिनेंट होने लगा, वो बढ़ने लगा। और जॉन सुरमैन 1715 में जाते हैं फर्रुखसियर के दरबार में। फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सुरमैन जाते हैं 1715 में और एक फरमान मानते हैं। एक डिप्लोमेटिक मिशन जाता है फर्रुखसियर की कोर्ट में, एक फरमान आता है जो एड्रेस होता है बंगाल, हैदराबाद और गुजरात। बंगाल, हैदराबाद, गुजरात को के जो गवर्नर थे, जो ऑफिसर थे, एड्रेस करता हुआ एक फरमान मिलता है। अब इस फरमान को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फरमान था, ये फरमान आगे सारे संघर्षों की जड़ बना। अब फरमान क्या क्या था फॉर बंगाल, तो रिपीट कर दें अगेन, यू वांट मी टू मैं इसको फिर से दोहरा दूं? एनी प्रॉब्लम?
1715 में जॉन सुरमैन जाते हैं बर्कशायर के कोर्ट में. ही गॉट ए फरमान. ये फरमान एड्रेस किया जाता है ऑफिशियल्स ऑफ बंगाल, हैदराबाद, गुजरात. अब बंगाल में क्या होता है, कंपनी को एग्जम्प्ट कर दिया गया. एग्जम्प्टेड ड्यूटीज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट. शॉर्ट ही में लिखो आप लोग, याद करो, आसानी रहती है. कंपनी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट की किसी भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी से एग्जाम कर दिया गया. कितने पे? ₹3000 पर एनम के पेमेंट पे. 3000 रुपया प्रतिवर्ष के पेमेंट पर कंपनी को ड्यूटी से एग्जाम कर दिया गया. दूसरा, कंपनी वॉज अलाउड टू रेंट एडिशनल विलेजेस इन नियर बाई एरिया. जो उनकी नियर बाई एरिया थी, जो कलकत्ता के, जो नियर बाई एरिया ऑफ कलकत्ता, कंपनी को एग्जाम कर दिया गया. 3000 रुपया पर एनम के पेमेंट पर कंपनी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एडिशनल ड्यूटी से एग्जाम कर दिया गया. कंपनी वॉज अलाउड टू रेंट एडिशनल लैंड अराउंड कलकत्ता. और हैदराबाद में कहा गया, जो कंपनी के ओल्ड प्रिविलेज थे, ये था बंगाल के लिए. अब हैदराबाद के लिए क्या कहा गया? जो कंपनी के ओल्ड प्रिविलेजेस थे, कंटिन्यू. जो कंपनी के ओल्ड प्रिविलेजेस थे, फ्रीडम फॉर ड्यूज इन ट्रेड, वह रिटेन होंगे और वह पे करेगी ओनली द एग्जिस्टिंग रेंट फॉर मद्रास एंड पे ओनली एग्जिस्टिंग रेंट फॉर मद्रास. आसान है कि कंपनी के जो पुराने प्रिविलेजेस थे अपने ट्रेड को लेके, कि अपने ड्यूटीज के लिए जो 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 ट्रेड में थे, उससे उन्होंने जो पुराने प्रिविलेज थे उनको कहा आप अपने रखोगे, यू कैन रिटेन इट, और आप पे करोगे ओनली द एग्जिस्टिंग रेंट फॉर मद्रास. सूरत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था. मिंट क्वाइन. सूरत का जो उनका केंद्र था, वह क्वाइन मिंट कर सकता था. और ये जो क्वाइन है, ये थ्रू आउट मुगल एम्पायर में, थ्रू आउट मुगल एम्पायर में वैलिड होगा. इट विल बी वैलिड इन थ्रू आउट मुगल एम्पायर. और इनको एग्जाम कर दिया ऑल ड्यूज, exempted from all dues on payment of ₹10,000. क्लियर? क्लियर नहीं हुआ? बोले. जब ये मामला पहुंचा शाइस्ता खान के पास, तो शाइस्ता खान ने बोला, ये पहला तो हम एक्सेप्ट करेंगे, दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, कि पहला एक्सेप्ट किया, बोला दूसरा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो बंगाल का लोकल गवर्नर था. नाउ सी, नाउ मूव टुवर्ड्स द बंगाल. इट इज द सिचुएशन नाउ, द बैटल इज गोइंग टू बी fought in the Bengal.
इन दिस बैकग्राउंड नाउ द कंपनी हैज एंटर्ड बंगाल। अब कंपनी ने बंगाल के साथ क्या किया? बंगाल के तीन इंपॉर्टेंट गवर्नर थे, मुर्शीद कुली खान, शुजा, अलीवर्दी खान। ये तीनों बड़े काबिल थे और इनके अंदर बंगाल बहुत प्रॉस्पर किया। बंगाल बहुत प्रॉस्पर किया। अब बंगाल प्रॉस्पर क्यों? वाई बंगाल ओनली प्रॉस्पर्ड? उसके तीन चार इंपॉर्टेंट रीजन। जो रेस्ट ऑफ इंडिया में, पहला, रेस्ट ऑफ इंडिया में वॉर चल रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, रेस्ट ऑफ इंडिया में बड़े फ्रेंटिकल वॉर चल रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ला रहे थे। दूसरा, मराठा का इन्वेजन लगातार चल रहा था वेस्टर्न इंडिया में। तीसरा, जाट अपराइजिंग थी, मथुरा के आसपास के में जाट अपराइजिंग बहुत ज्यादा थी। नादिर शाह का इन्वेजन हुआ। अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ। दो बड़ा अच्छा सवाल है नादिर शाह पे। एक, नादिर शाह इंडिया कब आया? इट केम इंडिया आफ्टर हार्वेस्ट। इसको आप लिख लीजिए कहीं पे। नादिर शाह दिल्ली में कितने दिन रहा? नादिर शाह इसके दिल्ली इन द 66 डेज। आप दोनों चीज लिख लीजिए, बाद में शायद दिमाग से हो जाए। तो व्हाट इज क्वेश्चन? व्हाई बंगाल प्रॉस्पर्ड? द रीजन, रेस्ट ऑफ इंडिया में वॉर चल रहा था। रेस्ट ऑफ इंडिया वॉज इंपैक्टेड बाय द वॉर। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, वहां पर अस्त व्यवस्था हो गई, वॉर होने लग गया। दूसरा, जो मराठा था वो लगातार मराठी इन्वेट कर रहे थे। आपने हम लोग जो पढ़ा मराठा पढ़े देखेंगे कि लोग सूरत तक इन्वेट कर रहे थे। तो वेस्टर्न इंडिया मराठाओं के कारण काफी डिस्टर्ब रहा। जाट अपराइजिंग थी, नादिर शाह का आक्रमण हो गया और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। इन कारणों से ये जो नॉर्दर्न इंडिया था और वेस्टर्न इंडिया, यह डिस्टर्ब रहा और बंगाल पीसफुल रहा। और बंगाल प्रॉस्पर किया, बहुत प्रॉस्पर किया। लॉट प्रॉस्पर्टी इन बंगाल, फिनोमिनल ग्रोथ हुआ। और जो बंगाल के गुड्स थे वो ग्रेट डिमांड में आ गए। बंगाल गुड्स इन ग्रेट डिमांड। जो बंगाल की वस्तुएं थी, बंगाल के सामान थे, वो बहुत डिमांड में आ गए। और जो पॉपुलेशन थी, बंगाल की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी चीज है। बंगाल की जनसंख्या बढ़ने लगी, पॉपुलेशन रोज। और कलकत्ता एक बड़े शहर के रूप में विकसित होने लग गया और कलकत्ता की भी पॉपुलेशन, वो भी कलकत्ता की पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। सिक्सटीन फिफ्टी एट में मीर जुमला, अब आप वो तीनों फेज याद करिए फिर से। मीर जुमला आया बंगाल का गवर्नर बन के। आप तीन फेज याद रखिएगा, मैं तीन फेज लिखे थे। 1633 टू 1663, 1663 टू 1683, 1683 टू 1686। याद करिए, मैंने फेज आपको लिखे हुए थे। तो 1658 में मीर जुमला बंगाल का गवर्नर का आया और इसने क्या किया?
he started having restriction on Britishers, कि जो ट्रेड है वह एक नियम कानून के तहत करे। मीर जुमला के बाद आता है मीर जुमला के दिवाला शाइस्ता खान। मीर जुमला के बाद आते हैं शाइस्ता खान। ये भी सवाल शायद आया हुआ है कि बंगाल के गवर्नर की क्रोनोलॉजी क्या है, और शाइस्ता खान के समय हुगली, कासिम बाजार, बालासोर उसके समय में स्थापित हुए थे। 1680 के बाद मुगल का और इंग्लिश का प्रबल स्टार्ट होता है। 1680 के बाद मुगल का और इंग्लिश का टपुल स्टार्ट हुआ। किस हुआ है? ओवर कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को लेके इंग्लैंड का और मुगलों का संघर्ष शुरू हुआ है, और इसी समय जब ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, फोर्टिफाई इट्स सेटलमेंट। अपने सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई करने के बारे में इन्होंने विचार करना शुरू कर दिया। और उस समय जो जॉब चार्नॉक था वो क्या था? चीफ था, चीफ ऑफ कासिम बाजार फैक्ट्री। ये भी आप जॉब चार्नॉक के आगे ये भी आप लिख लीजिएगा, क्या आएगा? जो जॉब चार्नॉक था उस समय कासिम बाजार की फैक्ट्री का जॉब चार्नॉक था, उसमें कासिम बाजार की फैक्ट्री का चीफ हुआ करता था। और जो कासिम बाजार फैक्ट्री थी ये सुतनौटी के नजदीक थी। कहाँ थी? इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन था, इट इज नियर सुतनौटी। और उन्होंने क्या किया कि 1697 में सेंट डेविड को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया। 1697 में इन्होंने जो फैक्ट्री थी, फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता की फैक्ट्री थी फोर्ट विलियम, इन्होंने 1697 में फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, जो सीट थी न्यू प्रेसिडेंसी की। और 1700 में दो और विलेज ले आई उन्होंने, सुतनौटी एंड कारिकल। दो और विलेज इनके साथ वो लेके आए, सॉरी कारिकल एंड सुतनौटी था पहले से, कारिकल एंड गोविंदपुर। अब इंग्लिश के पास एक फरमान था 1691 का, ट्रेड 3000 रुपीज। हमने पहले इसका जिक्र किया हुआ है। एक फरमान था 1691 का कि ट्रेड ऑन 3000 एनुअल, कस्टम एंड अदर ड्यूटी। ये ग्रेट हेल्प था। दिस फरमान इज ए ग्रेट हेल्प। जो 1691 का एक फरमान इनके पास था कि वो 3000 रुपए के एनुअल पेमेंट पर वो ट्रेड कर सकते, फॉरेन ट्रेड लिए था। ये ग्रेट हेल्प है इनके लिए। और जैसा मैंने बताया कि 1707 में जैसे औरंगजेब की डेथ हुई, इनको लगा अब असुरक्षा की भावना आएगी, क्योंकि वॉर सक्शन हो गया, फोर्टिफिकेशन का काम शुरू कर दिया। वर्क ऑफ फोर्टिफिकेशन हैज बीन स्टार्टेड।
अब जो इनका 1691 का इस फरमान का जो इनके पास प्रिविलेजेस था, इसको 1713 में मुर्शीद कुली खान ने एनल कर दिया। ध्यान देखिएगा इस पूरी सीरीज। आप इसको इस तरह, ये क्या है, जो अंग्रेजों की बंगाल विजय है उसका पूरा बैकग्राउंड में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 1691 का फरमान था। देयर वाज ए फरमान ऑफ 1691 which is saying that on the payment of rupees 3000 per annum आपको कस्टम और अदर टैक्सेस से आपको मुक्ति मिल जाएगी, एग्जेम्प्टेड। इट इज फॉर द फॉरेन ट्रेड, इट इज नॉट फॉर इनलैंड ट्रेड, ट्रेड विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब मुर्शीद कुली खान ने इसको 1713 में एनल कर दिया। ही वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल। उसने बोला नहीं, ये नहीं चलेगा। इसके एनल करने के बाद जॉन सुरमैन ट्रेवल्ड टू फरुखसियर फोर्ट। क्लियर? एंड गॉट 1717 फरमान। इसको फिर से लिख देते हैं। 1691, 1713, 1717। 1691 का फरमान था, जिस फरमान के साथ खास बात क्या थी कि इनको इनलैंड जो ट्रेड कर सकते थे 3000 रुपीज पर एनम। आप पर एनम याद रखिएगा, कई बार क्या करते पर मंथ में कंफ्यूज कर देते हैं। उनको सारे कस्टम और द ड्यूटी से छूट मिल गई। 1713 में मुर्शीद कुली खान ने इसको एनल कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो बगैर पैसा दिए, यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। तो जॉन सुरमैन ट्रेवल टू फरुखसियर और 1717 में फरमान प्राप्त किया। फरमान का पहला क्या था? सेम, रुपीज 3000 ड्यूटी फ्री ट्रेड। दूसरा, टू सेटल वेयर एवर प्लीजेस, जहां भी आपका मन करे से सेटल जाओ। और टू रेंट, आप देखिए हमने पहले कहा था कि एक बार आपत्ति आई, टू रेंट 38 विलेजेस नियर कलिकता। मुर्शीद कुली खान ने इस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया, एक्सेप्टेड। इस पर ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्टेड। मुर्शीद कुली खान ने पहले पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, पर ठीक है करो, लेकिन दूसरे पर ऑब्जेक्ट किया उसने, कि दूसरे को उसने स्वीकार नहीं किया। मुर्शीद कुली खान के बाद आते हैं अली वर्दी खान। आफ्टर मुर्शीद कुली खान आते हैं अली वर्दी खान। अब अली वर्दी खान बड़े कैपेबल ये भी थे, वो फॉरेन ट्रेड के इंपॉर्टेंस को समझते थे, लेकिन ये भी अपोज कर रहे थे एनी फोर्टिफिकेशन कलकत्ता। कलकत्ता में किसी भी फोर्टिफिकेशन को ये स्वीकार नहीं कर रहे थे। कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो। तो कलकत्ता के फोर्टिफिकेशन के अगेंस्ट थे
मुर्शीद अली वर्दी खान। तो जब बंगाल की गद्दी पे आए, वो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड जानते थे, वो उसको स्वीकार करते थे, क्योंकि बंगाल की प्रॉस्पेरिटी के लिए इंपॉर्टेंट था। इसलिए उन्होंने जो ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट थे, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। लेकिन वो अपोज कर रहे थे एनी अटेम्प्ट ऑफ इंग्लिश टू स्ट्रेंथन देयर फोर्टिफिकेशन इन कलकत्ता। अब लेट्स सी ए बिट द इंग्लिश ट्रेड नेचर, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इंग्लिश ट्रेड नेचर। जो इंग्लिश ट्रेड था, जो ट्रेड अरेंजमेंट थे, जो ट्रेड अरेंजमेंट थे, किसके थे? इंग्लैंड और मुगल्स के बीच में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल्स के बीच में थे। ये मुगल्स के लिए अनफेवरेबल थे। यह मुगल्स के लिए पूरी तरह से अनफेवरेबल थे। क्यों? क्योंकि बहुत कम ड्यूटी थी, और कंपनीज का ट्रेड क्या है, ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मुर्शीद कुली खान क्या चाहते थे? तो जो बंगाल गवर्नमेंट, मुर्शीद कुली खान क्या चाहते थे? मुर्शीद, हमको टैक्सेस ज्यादा मिले, मोर टैक्सेस। ये सबकी चॉइस ही होती है, कोई भी शासक होगा टैक्स चाहेगा। तो मुर्शीद कुली खान वांटेड कि इंग्लैंड, अंग्रेज जो है, ज्यादा कस्टम ड्यूटीज पे करें अदर मर्चेंट्स की तरह। अब उसी समय कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट विलियम किया गया 1765 में, और 1718 में नवाब ने कहा नॉट टू स्ट्रेंथन देयर फोर्टिफिकेशन। 1716 में, यहाँ ये झगड़े की जड़ है 1718। जो 1716 में जो इनका फोर्ट विलियम बना कलकत्ता में, उसको नॉट टू फोर्टिफाई, बंगाल के गवर्नर ने कहा आप इसको फोर्टिफाई मत करो। कारण साफ था, अगर फोर्टिफाई करेंगे स्ट्रांग हो जाएंगे। फॉरेन ट्रेड की, फॉरेन ट्रेड उसने कभी नहीं रोका, क्योंकि यह फॉरेन ट्रेड था। लेकिन क्या रहा था, यह इक्वल टर्म्स में हो। जिन टर्म्स पे फॉरेन ट्रेड कर रहे थे, वह इंडिया के मर्चेंट्स के लिए अनफेवरेबल हो रहा था। वह इक्वल फूटिंग चाहता था। अब जो इंपीरियल फरमान उनके पास थे, उस इंपीरियल फरमान को जो मुर्शीद कुली खान ने रोका, तो जाके ले आए थे फरमान कहां से? फरुखसिया से, जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, सूरत, हैदराबाद एंड बंगाल, हमने डिटेल में पढ़ा। Just I'm trying to analyze the nature of the English trade and how it is helpful to India and how it is unfavorable to the Mughals. तो अब देखिए जो फरमान था, अगर देखें तो 1714 और 1717, 3 साल का निगोशिएशन किया था जॉन सुरमैन ने। जॉन सुरमैन का कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर नोट करिएगा। 3 साल का निगोशिएशन किया, और 3 साल के निगोशिएशन के बाद फरमान आया हैदराबाद और गुजरात और बंगाल के लिए। अब ये कैसे, ये 3 सूबा थे। अब ये गुजरात, हैदराबाद और सूरत, हैदराबाद, बंगाल और सूरत, यहाँ पर इन 3 सूबों में मुगल सेटलमेंट था, सॉरी इंग्लिश सेटलमेंट था, एंड मुगल कंट्रोल था। तो मुगलों से आदेश लेना आवश्यक था। तो यू हैव टू टेक सम परमिशन फ्रॉम द मुगल्स।
अब मुर्शीद कुली खान इस तरह के, मुर्शीद कुली खान इस तरह के प्रिविलेजेस के पक्ष में नहीं था। He was not in favor of privilege। और जब उनको कहा गया आप एक्स्ट्रा विलेज ले सकते हो, लीज कर परचेज कर सकते हो, उसका भी उसने अपोज किया, बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव। जो लोकल जमींदार से तालुकदारी राइट थे वो 38 विलेज, तो 38 विलेज के तालुकदारी राइट परचेज किए गए। जो 38 गांव के तालुकदारी राइट थे लोकल जमींदार के लिए कलकत्ता के पास थे। अब जो कस्टम ड्यूटी का इशू था ये अनसेटल्ड था। कस्टम ड्यूटी का इशू जो है अनसेटल्ड इशू, इट इज अनसेटल्ड इशू। उसके बाद जब अली वर्दी खान आता है तो अली वर्दी खान ने अपोज किया। उस समय दो कंपनियां थी, फ्रेंच एंड इंग्लैंड। तो अली वर्दी खान ने अपोज किया दोनों को, यू कांट फोर्टिफाई, आप फोर्टिफाई नहीं कर सकते हो। उन्होंने इन कंपनियों के फोर्टिफिकेशन का अपोज किया। अब इंग्लिश ने क्या किया? इंग्लिश ने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। इंग्लिश ने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। इन्होंने वहां पर फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। अब अली वर्दी खान के बाद आते हैं सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान के बाद आए सिराजुद्दौला। अब जब सिराज आए थे उस समय उनके थ्रोन पर के दो कंप्यूटर थे, शौकत जंग और घसीटी बेगम। शौकत जंग एंड घसीटी बेगम, दो उनके थ्रोन के कम के वहां पर कंप्यूटर थे। तो जो इनके थ्रोन के दो कंप्यूटर इनके खिलाफ जो है वो साजिश कर रहे थे। और मीर जाफर इनका हुआ करता था कमांडर इन चीफ। मीर जाफर कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला की सेना का। अब इन लोगों ने आपस में साजिश करनी शुरू की। इन्होंने साजिश करनी शुरू की। अब सिराज को दो कंप्लेंट थी, कंप्लेन 1, कंप्लेन 2। कंप्लेन 1 फोर्टिफिकेशन ऑफ सेंट विलियम, फोर्ट विलियम। सेकेंड, मिसयूज ऑफ प्रिविलेजेस। सिराजुद्दौला को दो कंप्लेन थी अंग्रेजों से। पहला क्या थी कि जो प्रिविलेज है उसका मिसयूज हो रहा है, और दूसरा क्या था, फोर्टिफाई कर रहे थे कलकत्ता को। ये दो उनकी प्राइमरी कंडीशन थी कि उस पर नाराजगी थी। अब क्या था, यह जो उनका प्रिविलेजेस थे ये किसके लिए थे? ये थे ट्रेड, इसके एक्सपोर्ट के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। दूसरा, इट इज ओनली फॉर कंपनी नॉट फॉर
not for the employee of the company. इसका मतलब क्या हुआ, ये इनलैंड ट्रेड में नहीं होगा, जो आंतरिक व्यापार है। दूसरा, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, यह इसका फायदा नहीं ले सकते हैं। अब उस समय अगर देखें तो इस कंपनी में जो लोग थे, जो एम्प्लॉय थे, बहुत लो सैलरी पे आया करते थे, सैलरी वाज वेरी लो, but they were using a lot trading activity here. It was the principal source of income which they had. वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम वो वहां पे लिया था। अब इसको लेकर क्या होता था, इंटरनल ट्रेड में मिसयूज करते थे। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स प्लासी बैटल, and next class will take the Plassey battle. I think it's enough for the day. आप लोग को मैं बार बार कहता हूं, आप लोग इस क्लास को एक बार से ज्यादा बार सुने, इसके आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं, एक एक लाइन बाय लाइन नोट्स बनाएं, आपको बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको समझने में, एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी। We are trying a lot hard work to help you by reading a lot materials available in the books or in the libraries. तो इन सब चीजों को निकालने में हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं ताकि आपको एक क्वालिटी मटेरियल मिले, आपको सहायता मिले। नाउ इफ यू रीड एनसीईआरटी, इट्स वेरी इजी। यू रीड एनसीईआरटी ऑफ क्लास 8th जो इसमें मॉडर्न इंडिया है, रीड एनसीईआरटी क्लास 11th जो मॉडर्न इंडिया के, दोनों पढ़ें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, लोगों की हेल्प होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।